वर्मा सर के निष्णात क्लासेस के इस वीडियो में आप सबका स्वागत है। ये वीडियो क्लास 10 को लेकर है, वज्रगुणन विधि को लेकर। पिछले सप्ताह जो वीडियो रिलीज हुआ था यानी सैटरडे को, उस दिन हम लोग जाने थे प्रश्नावली 3.4 के बारे में, जिसमें हम लोगों ने प्रतिस्थापन और लुप्तीकरण विधि के बारे में जाना था। और उससे भी पहले कई सारे वीडियोस हम लोग देख चुके हैं। अब हम लोग कंसंट्रेट करते हैं अपनी अगली विधि, जिसका नाम है वज्रगुणन। जैसा कि इसकी अंग्रेजी से आपको पता चल रहा है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, यानी कि हमको गुना करना है, वह भी कोना कोनी करके हम इस मेथड से समीकरण युग्म को हल कर सकते हैं। आप जानते हैं कि आपके रैखिक समीकरण युग्म, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है? आपके दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का स्टैंडर्ड फॉर्म है a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। ये आपके रैखिक समीकरण युग्म का एक स्टैंडर्ड रूप है, इसी को बोलते हैं मानक रूप। मानक रूप तो सीधा सीधी हम आपको, आप अक्सर अभी जब यह लेक्चर पढ़ रहे हैं, आप अक्सर देखिएगा इस मेथड को बताने के लिए किताब में कुछ इस प्रकार के चिन्ह बने हुए हैं, ठीक है, इस प्रकार के चिन्ह। तो मेरा भी चिन्ह यही है, इसको ध्यान में रखिएगा। अगर और अच्छा से हम बताएं तो इस चिन्ह को आप इस तरह से भी ले सकते हैं कि कोना कोनी गुना करना है, यानी एक बार ऊपर से नीचे आना है और दूसरी बार नीचे से ऊपर जाना है। ये 1 है, ये 2 है, ठीक है। 1 2 1 2 1 2 1 2 करना है, ठीक है। तो सर ये क्या हुआ? ये सिंपल सा है, इसका एक सूत्र होता है। अब कई लोग बोलेंगे कि आपको सिर्फ सूत्र बता दिया गया, इसका सूत्र की स्थापना नहीं की गई। सूत्र की स्थापना भी की जा सकती है, आराम से की जा सकती है, उसको भी किया जाएगा। लेकिन फिलहाल हम लोग वज्रगुणन विधि में यह जानते हैं कि किसी भी समीकरण निकाय का, किसी भी दो चर वाले समीकरण युग्म का हल कैसे होता है, इसका सूत्र क्या होता है? इसका सूत्र होता है x बटे, ठीक है। आपको x का मान निकालना है, आप x को ढक लीजिए और फिर अपना तलवार चलाइए, b1 से c2, b1 c2 माइनस b2 c1, ठीक है। आपने ऊपर से नीचे चलाया, फिर नीचे से ऊपर ले गए, तो देखिए 12 और 21। चूंकि ये y है, चर है, इसमें एक बस ये ध्यान रखना है कि हमको x का मान निकालना है, तो हम x को ढक लेंगे और y और c2 पर कंसंट्रेट करेंगे। y का मान निकालना है। अब जो हम लिखने जा रहे हैं ना, ये लिखा हुआ अगर कोई आपको दिखाएगा कि देखो कैसे गलत पढ़ाते, गलत नहीं है। अभी हम जो लिखने जा रहे हैं वह बिल्कुल सही है, सिर्फ उसका रूप बदल गया है। y का मान निकालना है, तो जिस प्रकार x का मान निकालने के लिए x को ढकना पड़ा, y का मान निकालने के लिए y को ढकिए। आपने y को ढक लिया तो आपके पास बचा a1x और c1, a2x और c2। इसको अगर आप इस तरह से देखिए कि आप y को ढक लिए तो y गायब हो गया, आपके पास क्या बचा? a1x और c1, a2x और c2। आपको y का मान निकालना है, तो फिर आप ऊपर से नीचे चलिए और नीचे से ऊपर चलिए, तो a1 c2 माइनस a2 c1, ये हुआ, ठीक है। अभी ये बहुत लोग गलत बोलेंगे, लेकिन मेरा कहने का है
कि यहां पर एक चिन्ह आएगा माइनस का। ठीक है, ये सूत्र है। सूत्र की स्थापना भी होती है, हम बार बार बोल रहे हैं सूत्र की स्थापना भी होती है, लेकिन पहले समझना चाहिए कि हमको सूत्र क्या है जो हमको स्थापना करना है, प्रतिस्थापन विधि क्या है, हमने आपको बताया, उसके बाद हमने उस पर सवाल बनाया। इसी तरह वज्र गुणन विधि यही है, बराबर 1/, आपको x और y का मान निकल गया। अब आप इसको ढक लीजिए, तो आपके पास यहाँ b1y और यहाँ b2y है, b2y, तो c1 और c2 को आप ढक लीजिए। आप c1 और c2 को आप ढक लिए, तो आपके पास बचा a1x b1y, a2x b2y, और ये हुआ फिर से a1b2 माइनस a2b1। ये जो सूत्र स्थापित होता है, इसी सूत्र से x और y का मान निकलता है। ये सूत्र जिस लड़का लड़की को याद रहेगा वह आराम से किसी भी समीकरण युग्म को हल कर सकते हैं। ठीक है, किसी भी समीकरण युग्म को हल करने की यह सबसे आसान विधि है। यह कहता क्या है कि सर, अब इसको समझिए, हमने आपको एक संबंध बताया है। यह संबंध है कि सर ये राम है, ये राम है, ये श्याम है और यह मोहन है, मोहन है। तो राम और श्याम आपस में बराबर हैं, श्याम और मोहन आपस में बराबर हैं, तो राम और मोहन तो आपस में बराबर होंगे ही। यानी राम और श्याम, एक कोई केस ले लेते हैं, राम बराबर श्याम कहने का मतलब है कि राम जी जितनी रोटी खाते हैं श्याम जी भी उतनी ही रोटी खाते हैं। मान लीजिए ये 4 रोटी खाते हैं तो श्याम जी भी 4 रोटी खाते हैं, और श्याम और मोहन के आपस में बराबर होने का मतलब है कि श्याम जी अगर 4 रोटी खाते हैं तो मोहन भी 4 रोटी खाते हैं। तो आप खुद देखिए, राम और मोहन भी एक समान रोटी खाते हैं कि नहीं खाते हैं। तो यही बात यहाँ पर लागू होती है। ये बात कुछ इस प्रकार लागू होती है, इसको देख लीजिए, यह कुछ इस प्रकार लागू होती है। देखिए, इसको आप ऐसे समझने से अच्छा है, हम आपको इसी से तोड़कर निकाल देते हैं एक सूत्र कि सर अगर वज्र गुणन विधि से हल करने आया तो कैसे हल करेंगे। वज्र गुणन विधि यही कहता है x/b1c2 माइनस b2c1 बराबर -y/a1c2 माइनस a2c1 बराबर 1/a1b2 माइनस a2b1। यही सूत्र आपका वज्र गुणन विधि कहता है। b1c2 माइनस b2c1 बराबर -y/a1c2 माइनस a2c1 बराबर 1/a1b2 माइनस a2b1। यानी 12 21 12 21 12 21, और अल्फाबेटिकली क्रम रखना है। x है, x के साथ a लगता है तो मेरा BC BC। अब 12 21, y है, y के साथ b लगता है, AC AC। यहां माइनस है, ध्यान रखना है, गलत नहीं समझना है। किताब में अगर आप देखिएगा, किताबी अगर आप चाहते हैं कि किताब किस प्रकार लिखता है वह दिखा दीजिए, तो किताब आपका कुछ इस प्रकार लिखता है। इसको, ये जो क्षेत्र है इसको इस प्रकार लिखता है आपका किताब। आपकी पुस्तक भी गलत नहीं है, आपकी पुस्तक लिखती है y/c1 a2 माइनस c2 a1। यह भी 12 21 12 21 12 21 है, लेकिन इस जगह आप महसूस कर सकते हैं
यहाँ अल्फाबेटिकली ऑर्डर को, अल्फाबेट के जो ऑर्डर्स हैं उनको थोड़ा उल्टा पुल्टा किया गया। सी को पहले लिखा गया है ए को। देखिए बहस इससे नहीं है कि सी को सर आप ही सिखाए हैं 2 को 3 से गुना करो और 3 को 2 से गुना करो, बात एक ही है। तो आप क्यों बोल रहे हैं ये दोनों अलग अलग चीजें? अगर ध्यान से देखिएगा तो C1A2 का जो गुणनफल है और C2A1 का जो गुणनफल है, क्या दोनों एक ही होगा? ये 12-21 में A1 है और यहां 12-21 में A1 बाद में चला गया। मान लीजिए अगर इसका मान 2 तिया 6 निकलता है और इसका मान 1 तिया 3 निकलता है, तो ये 6 - 3 बराबर 3 है। और यही चीज, यही सवाल आप यहां 3 - 6 लिख रहे हैं, यानी कि -3 लिख रहे हैं। क्या 3 और -3 एक जैसा है? नहीं है ना एक जैसा। इसीलिए इस कमी को दूर करने के लिए, कमी नहीं, आपको आसान पड़े, अगर आपको ये आसान पड़ता है, बुक से देखकर पढ़ते हैं, खूब आराम से पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मैंने अपने विद्यार्थियों को इसी तरह से सिखाना चाहा है कि बेटा BC आया, BC आया, फिर AC आया, AC आया, AB आएगा, AB आएगा, तो उनका क्रम अल्फाबेटिकल में कभी गड़बड़ाता नहीं है। सिर्फ एक चीज याद रखना कि बीच में माइनस हो जाता है, ठीक है? तो इस तरह से आप इसको हल कर सकते हैं। देखिए अब हम आपको बता रहे थे राम, श्याम और मोहन की कहानी। तो सर x का मान कैसे निकलेंगे? x का सूत्र हो गया, यहां देखिए x बटे B1 C2 माइनस B2 C1 है ना, यह बराबर हुआ 1 बटे A1 B2 माइनस A2 B1। तो आपका x बराबर निकला, ये B1 C2 सब वहां जाकर गुना हुए, तो B1 C2 माइनस B2 C1 बटे A1 B2 माइनस A2 B1। यह सूत्र हुआ, x का मान निकला। आप x का मान ऐसे भी निकाल सकते हैं, ठीक है? इसी तरह यदि हम इस हिस्से को थोड़ा सा साइड कर दें इस तरफ, हमको उम्मीद है कि आपको कैमरे में दिख रहा होगा, और आप y का मान निकालते हैं, इसी स्थान पर आप y का मान निकालते हैं, तो आपके पास -y बराबर बटे A1 C2 माइनस A2 C1 है, यह बराबर 1 बटे A1 B2 माइनस A2 B1 है। तो आप यहां से -y, ये वहां जाकर गुना हुआ, तो A1 C2 माइनस A2 C1 बटे A1 B2 माइनस A2 B1। जो पढ़ने में अच्छे स्टूडेंट हैं, जो अपने आप से यह प्रश्न पूछ रहे हैं इस समय इस वीडियो को देखते हुए कि ये सर कहाँ से लेकर चले आए, सर के कहने पर हम क्यों माने, तो आप धैर्य रखिए। इसी वीडियो के किसी न किसी सेकेंड में, किसी लम्हे में आपको यह सूत्र भी स्थापित होता हुआ दिखेगा, उम्मीद रखिए, ठीक है? तो -y बराबर A1 C2 माइनस A2 C1 बटे A1 B2 माइनस A2 B1 हुआ। तो यहां से आपको एक और सूत्र देखने के लिए मिला, वह है y बराबर A1 C2 माइनस A2 C1 बटे A1 B2 माइनस A2 B1, और ये माइनस उधर गया, तो इन सब से पहले माइनस। तो आपके पास y का मान निकालने का भी वज्र गुणन विधि से यह सूत्र आ गया। आप चाहिए
तो जो समीकरण निकाय आपको दिया जाएगा, समीकरण युग्म आपको दिया जाएगा, आप उसमें डायरेक्ट, अगर आपको बोला जाएगा कि वज्रगुणन विधि से हल करें, और अगर आपको यह सूत्र याद रहता है तो आप यह सूत्र लगा सकते हैं। हालांकि आसान यही सूत्र याद करना है, इसी सूत्र से इसका भी जन्म हुआ। अब इस पर आधारित हम उम्मीद करते हैं कि थोड़ा सा यदि आप हिम्मत दिखाइएगा, मन में थोड़ा सा जज्बा होगा, तो आप इसे उतार चुके होंगे। नहीं उतारे हैं तो सिंस चूंकि ये अपलोडेड वीडियो है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और एक चीज याद रखना है, यह याद रखें, यह एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखें, याद रखें। क्या याद रखें सर, बार बार बोल रहे हैं। प्रतिस्थापन विधि से आपको चर का मान निकलता है, विलोपन विधि से आपको चर का मान निकलता है, लेकिन वज्रगुणन विधि से आपको चर के मान के साथ साथ यह भी पता चलता है कि उसके कितने हल होंगे, कितने हल नहीं होंगे। देखिए, प्रतिस्थापन और विलोपन विधि में यदि किसी समीकरण निकाय का एक हल होता है तो वह आराम से निकलता है, लेकिन वज्रगुणन विधि में यदि किसी समीकरण युग्म के कई हल भी होते हैं, अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं, तो भी उनका वज्रगुणन विधि आराम से सॉल्यूशन करती है और आपको बताती है कि इसके अपरिमित रूप से कई हल होंगे। लेकिन यहाँ जो बेसिक पॉइंट आपको याद रखना है, वह याद यह रखना है कि वज्रगुणन विधि द्वारा, वज्रगुणन विधि द्वारा समीकरण, वज्रगुणन विधि द्वारा समीकरण युग्म को हल करने के लिए, हल करने के लिए समीकरण युग्म को हमेशा, युग्म को हमेशा a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 के रूप में लिख लीजिए, लिख लें। यानी किसी समीकरण निकाय को, या बार बार मेरे मुंह से निकाय निकल रहा है, किसी समीकरण युग्म को हल करने के लिए, वह भी वज्रगुणन विधि से, यह अति आवश्यक है कि आप उसे इस रूप में लिख लें। इस रूप में लिखने के कारण आपसे गलती के चांसेस कम होंगे। जैसे कि हम आपको आपका अगला एक उदाहरण दिखाते हैं। ये उदाहरण क्या कहता है? ये उदाहरण कहता है कि सर आपके पास 2x प्लस वाई बराबर 35 है। ये एक है समीकरण। दूसरा समीकरण है 3x प्लस 4y बराबर 65 है। ठीक है, ये सब सवाल, आज ये दूसरा साल है कि हम लोग ये सब सवाल ऑनलाइन ही पढ़ रहे हैं, ऑफलाइन नहीं पढ़ पा रहे हैं। याद है ये सब सवाल बनाने के समय जो हमारे प्रिय स्टूडेंट हैं, चाहे वह सिकंदर हो जो शाहबाद का है, चाहे वह आर्यन हो, सन्नी हो, ये सारे स्टूडेंट बड़ा कंफ्यूज हुआ करते थे। आज भी ये सवाल बताते हैं। तो उस समय हम ये जो चीज़ें हैं, थोड़े से इतिहास से लोग सीखते हैं, ये चीज़ें उनको नहीं बताते थे कि बेटा ऐसे लिखा जाए। हम उनको बोलते यह थे कि समीकरण, आपको भी बोलते हैं, आपको जो अच्छा लगे आप उसे अपने दिमाग के अंदर रखिए
ऐसा समीकरण दिया हुआ है ना। तो और इसको बोल दिया कि हल करना है कैसे, तो वज्र गुणन विधि से, वज्र गुणन विधि से हल करना है, ठीक है, वज्र गुणन विधि से हल करना है, ठीक है। तो बाबू, सोना, हीरा, राजकुमार, राजकुमारी लोग यहाँ A1, कोई भी लड़का या लड़की जो इतने दिन से मैथ पढ़ रहे हैं वह आराम से यहाँ लिखिएगा A1 बराबर 2, A2 बराबर 3, B1 बराबर 1, B2 बराबर 4, C1 बराबर 35 और C2 बराबर 65 लिखिएगा। लेकिन असल में क्या है, ओरिजिनली क्या है, रूप तो मेरा यहाँ बराबर 0 है ना, यहाँ कुछ नहीं रहता है, यहाँ से पहले ना होता है। तो चलिए इसको यदि आप इधर लेकर आइएगा, यह तो -35 न है, ये 65 को इधर लाइएगा तो ये तो -65 है ना। हाँ, सवाल बनाते बनाते आपको यह अनुभव हो जाएगा कि यदि C1 और C2 का चिन्ह एक जैसा हो जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर दोनों इधर प्लस में है तो दोनों को माइनस लिखना कोई जरूरी नहीं है। लेकिन अभी फिलहाल तो यह जानना चाहिए इसका, इस समीकरण युग्म का मानक रूप क्या है। तो मानक रूप यह है कि सर A1x प्लस B1y प्लस C1 बराबर 0 होना चाहिए। तो A1x प्लस B1y प्लस C1 होना चाहिए। C1 तो 35 है और 35 को जब आप इधर लाइएगा तो वह तो -35 ना होगा, तब न यह 0। अब ना आप इसको उधर ले जाइएगा तो ये प्लस में होगा। यानी कि या तो आप इसको ऐसे कर सकते हैं -35, ऐसे भी लिख सकते हैं, और इस भाई साहब को आप ऐसा लिख सकते हैं 3x प्लस 4y माइनस 65 बराबर 0। आप जैसे चाहिए वैसे लिखिए, कोई तरह का दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब आप देखिए इस बात को और समझिए। आपके पास वज्र गुणन विधि है, आपको यह हल करना है। आपने वहां से ऐसे निकाल लिया, इस तरह से निकाल लिया। अब हम आपको एक सूत्र दिए हैं और वह सूत्र क्या कहता है कि सर x में, यहां पर लिखेंगे हम लोग वज्र गुणन विधि के अनुसार आप x का मान निकाल रहे हैं, x बटे x का मान निकाल रहे हैं तो x को छुपा लेना है। x का सब चीज छुप गया, आपके पास बचा B1C2 माइनस B2C1 12 21 और अल्फाबेट का ऑर्डर बराबर। याद रखना यहाँ -y है, इस बार y का सब चीज छुप गया तो A1C2 माइनस A2C1 बराबर 1 बटे, इस बार c का सब चीज छूट गया A1B2 माइनस A2B1। और ये सब सवाल कई बार पिछले 2 साल से पूछा जा रहा है कि वज्र गुणन विधि से हल करें। तो अब अगर आप वज्र गुणन विधि से इसको हल कीजिएगा तो अब आपको मान रखना है यहां कि सर जी x बटे B1C2 यानी 1 गुना -65 अब माइनस B2C1 यानी 4 गुना -35 बराबर -y बटे A1C2 यानी 2 गुना -65 अब माइनस A2C1 3 गुना -35 हो गया बराबर 1 बटे क्या है A1B2 यानी 2 गुना 4 अब माइनस
A2B1 यानी 3 गुना 1। खाली इस मंत्र को याद रखना है, सब मान आपको मिलते चला जाएगा। अब जब आप इसे हल करेंगे तो आपको ये x बटे 1 गुना -65 माइनस गुना माइनस प्लस 4 पंचे 20, 4 तिया 12 2 14, 140 हो गया, बराबर -y बटे 2 पंचे 10, 2 छक 12 1 13 माइनस 130 माइनस माइनस प्लस 3 पचे 15, 3 तिया 9 1 10 बराबर 1 बटे 8 माइनस 3, यानी कि ये x बटे 140 में जब आप 65 घटाइएगा तो 10 में 5 गया 5, 13 में 6 गया 7, 7 6 13 बराबर -y बटे -130 प्लस 105 यानी कि 25, वह भी माइनस में, बराबर 1 बटे 5। ये कट गया। अब बोलिए राम मोहन सोहन वाली जोड़ी आ गई। अब आपको सिंपल लिखना है, इसलिए x बटे 75 बराबर 1 बटे 5 एक तरफ और y बटे 25 बराबर 1 बटे 5। तो ये 5 से कट गया, 5 15 75, ये 5 से कट गया, बचे 25, ये 15 भाई साहब वहाँ जाकर गुना होंगे तो x बराबर 15 और y बराबर 5 वहाँ जाकर गुना होगा 5। ये आंसर हुआ। ठीक है, हमको उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आया है तो एक बार वीडियो को बढ़ाकर थोड़ा देर रुककर वापस आकर, अब तो ये अपलोडेड वीडियो है, आराम से दिमाग को शांत कर लीजिए, फिर आकर दोबारा देखिए और इसको यह चीज़ मान कर चलिए कि वज्र गुणन विधि हल करने के लिए एक प्रकार का सूत्र होता है और वह सूत्र सर हम लोगों को यही बता रहे हैं कि यही वह सूत्र है, यही वह सूत्र है। यही वह सूत्र है। यही वह सूत्र है जिस सूत्र से हम लोग वज्र गुणन विधि हल करेंगे। हम हट इसलिए जाते हैं ताकि आप आराम से इसको देख सकिए। ठीक है, बाहर का मौसम थोड़ा सा रोमांटिक सा हो रहा है, बारिश और भूमि के प्यार की कहानी चल रही है, लगता है मानो पृथ्वी इतने दिन से प्यासी है। पृथ्वी की प्यास बुझाने को बादल उमड़ घुमड़ कर सामने आ रहे हैं। ठीक है, वज्र गुणन विधि यही विधि है। इसी पर आधारित हमारा नेक्स्ट वीडियो आएगा। चूँकि लाइट चली गई है, ये प्रकृति है। आप आज डेट है 3 मई। 3 मई के अनुसार अभी इस समय शाम के 5:50 हुए हैं जिस समय मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। 3 मई सोमवार 5:50, और ये दिन थोड़ा सा खराब हो गया है जिस वजह से बार बार घर से चेतावनियाँ मिल रही हैं कि इलेक्ट्रॉनिक सामान कुछ खराब नहीं हो जाए। इस समय बिजली गिरती है, आवेश कई सारा होता है, कहीं से भी आवेश यदि आ जाए तो दिक्कत होगी। 2-4 मिनट वेट कर लेते हैं, देखते हैं वीडियो अगर कंटिन्यू हो सके तो। हालांकि उम्मीद नहीं है कि वीडियो अब इसके आगे कंटिन्यू होगा। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। हम लोग अगले क्लास में इसी को लेकर आगे बढ़ेंगे, इसी के सूत्र को स्थापित करेंगे। धन्यवाद, ध्यान रखिए अपना।